नमस्कार। आज मैं इस नए वीडियो में आपको रियल एस्टेट के कॉमर्शियल कॉमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। मार्केट के क्या हालात हैं और कॉमर्शियल रियल एस्टेट कहाँ पे है और कॉमर्शियल रियल एस्टेट पिछले एक दशक से किस तरह से संघर्ष कर रहा है, इन पे एक नज़र डालते हैं। ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया कि सारे कॉमर्शियल रियल एस्टेट इस समय बहुत ही बैड शेप में है, ऐसा नहीं है। इतना भी ग्लूमी पिक्चर नहीं है। रियल एस्टेट ठीक है, कॉमर्शियल रियल एस्टेट भी ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर रेसिडेंशियल से इसको रिलेट किया जाए, इसका कंपैरिजन किया जाए, तो आपको पता चलेगा कि रेसिडेंशियल रियल एस्टेट की डिमांड जितनी ज़्यादा है उतनी कॉमर्शियल की नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा इसको धक्का लगाने की कोशिश की जा रही है बिल्डर्स के द्वारा और मार्केट के द्वारा। और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग हैं आज भी जो मिड साइज के हैं, या कह लें कि थोड़े से ग्रेड में बिल्डिंग, जैसे एक ग्रेड होती है बिल्डिंग, तो कोई बिल्डिंग को आप सी ग्रेड कह सकते हैं, लेकिन वो सी ग्रेड भी बिल्डिंग आज से 10 साल पहले ए ग्रेड हुआ करती थी। तो वैसी बिल्डिंगों में थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन पैटर्न कमज़ोर है, मतलब इनकरेजिंग साइन नहीं दिखाई दे रहा है, काफ़ी स्पेस खाली है। और जो भर रहे हैं वो मजबूरी में, क्योंकि मेंटेनेंस बिल्डर ज़्यादा लेता है, उसकी जो मेंटेनेंस एजेंसी होती है वो कोई 20 रुपया, 23 रुपया, 25 रुपया कुछ भी पर स्क्वायर फीट ऑफिस में चार्ज कर देते हैं, और वो भी सुपर एरिया पे चार्ज करते हैं। और जो ये जो आपका रिटेल है वो 10 से लेकर के 13, 14, 15 रुपये पर स्क्वायर फीट पे जाती है। ये कहानी ऐसी है कि आपने 500 स्क्वायर फीट जगह ली है, 250 स्क्वायर फीट आपको मिली है, 500 स्क्वायर फीट पे आपको 15 रुपये पर स्क्वायर फीट तक देना पड़ रहा है, और वो भी सिर्फ 12 घंटा यूज करते हैं तब, कभी तो 10 घंटा भी यूज करते हैं। आपकी बिल्डिंग, आप तो 24 घंटा दुकान नहीं खोलते, तो आप डेफिनेटली 12 घंटा ज़्यादा क्या यूज करेंगे। और दूसरा बात यह है कि आप वहीं पे रेसिडेंशियल में देखें तो 4-5 रुपये पर स्क्वायर फीट पे 24 घंटा का मेंटेनेंस होता है। वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, ज़्यादा ज़्यादा संख्या में लिफ्ट्स होती हैं, कॉमन एरियाज होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो डेफिनेटली कोई रैशनल नहीं नज़र आ रहा है जो पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस कमर्शियल में चार्ज किया जा रहा है, जो रेसिडेंशियल में चार्ज किया है। एक तो डिस्करेजिंग बात ये है कि इस तरह से बिल्डर्स या सरकार क्या चाहती है कि क्या कमर्शियल बिल्डिंग खाली रहे। देखिए, कोविड के बाद से, जब से ये आपका एडवाइजरी कंपनियों ने जारी किया कि वर्क फ्रॉम होम की करें आप, कोविड तो चला गया आज से 3 साल 4 साल पहले, लेकिन जो माइंडसेट है वो छोड़ गया, उनको नया एक तरीका सिखा गया। लोगों ने वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू ही करा। आज भी कई लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, एक दिन जाते हैं हफ्ता में ऑफिस चेहरा दिखाने के लिए। तो यानी कि वर्किंग स्टाइल चेंज हो गया, बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। मैं जो चर्चा कर रहा था वो चर्चा, एक तो मेंटेनेंस ने इस तरह के मार्केट को फेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब टेनेंट या कोई दुकानदार जब प्रॉफिट ही नहीं कमाएगा, दिन भर उस दुकानों को चलाने में अपना परिश्रम करेगा, प्लस अपने प्रोडक्ट बेचेगा, अपने अकाउंट मैनेजमेंट करेगा, वो आदमी इतना इतना किराया और मेंटेनेंस कैसे दे सकता है। ये बात एक्चुअली मेंटेनेंस एजेंसी तक पहुंची भी होगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। कोई भी मेंटेनेंस एजेंसी ऑडिट करने के लिए, अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने भी
घोस्ट सैलरीज दिखा रखी जो है ही नहीं, उनके भी अकाउंट से लीकेज हो रही हैं और वो जानबूझ के कर रहे हैं। जो बिल्डर के वो मेंटेनेंस एजेंसी हैं वही बिल्डर ने उनको बनाया है और उनको अपनी बिजनेस का फिक्र है कि मेंटेनेंस से वो कैसे अर्निंग करें, कमाई करें। लेकिन किसके कॉस्ट पे? उन दुकानदारों के कॉस्ट पे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और वो इनकम नहीं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जनरेट कर पा रहे हैं, और फिर उनको इतना महंगा मेंटेनेंस देता है जिसको कि उसमें से 50% निकालते हैं या 100% निकालते हैं, ये किसी को भी नहीं पता। वो आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे हम भी परेशान हैं। अब वाकई परेशान है तो बता दो, ऑडिट करा लो ना। कोई अपनी जो आपके पास जो रिवेन्यू आ रहा है, जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उसका ऑडिट रिपोर्ट बताओ क्या है, उसकी बैलेंस शीट दिखाओ क्या है, तो हम भी पकड़े ना कहाँ पे आपने चोरी करी है। वो तो कहते जी हम तो बिल्कुल परेशान हैं, हम भी इस रेट पे भी परेशान हैं कि 15 रुपये फुट भी परेशान है, 12 पे भी परेशान है, हम तो और बढ़ाना चाहते हैं। तो मतलब कि पूरी हवा ही निकाल दोगे क्या सिस्टम से? तो इसके जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे मेंटेनेंस एजेंसी हैं, चाहे टेनेंट हैं, चाहे ओनर्स हैं, चाहे बिल्डर्स हैं, ये सब एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, ना उनको किसी को समझ में आ रही बात। चलिए इस पहलू पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपको, इसमें कई चीज़ें हैं जो उजागर करनी है, वो अभी हम नहीं बात करते। हम बात करते हैं कि एक तो गवर्नमेंट ने कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कोई लोन की फैसिलिटी क्यों नहीं देता? बैंक कहता है कि हम सिर्फ होम लोन ही देते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई लोन नहीं देते। और दूसरा, बिल्डर ने एक सिस्टम बना रखा है कि आप अगर 100 रुपया देंगे हमें अपनी दुकान खरीदने के लिए तो उसमें से 60 रुपया आप कैश चेक में दीजिए और बाकी कैश में दीजिए, यानी कि 40% कैश दीजिए, 30% कैश दीजिए। तो चलिए हर किसी के पास तो नहीं है ना, जो बिजनेस क्लास है, जो कैश जनरेट कर पा रहा है, वो कैश वहाँ पार्क कर देता है और उस कैश के बदले में वो अपनी रिटर्न लेता है बिल्डर से। एससीओ रिटर्न कह देते हैं उसको जी, 12% मिलेगा। आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 100 रुपये की दुकान के ऊपर में 70 रुपये दे दिया तो 70 रुपये पे आपको 70, उसका जो 11-12% बनता है वो आपको हर महीने मिलेगा। या आप एनपीवी कटवा लें। बिल्डर ने, अब बिल्डर को बेचना है तो वो ये भी कहेगा जी मैं लीज गारंटी भी देता हूँ, अगर बिल्डिंग नहीं चली तो मैं इसका किराया दूंगा आपको, वो 8% होगा, 9% होगा, जो भी होगा मैं किराया दूंगा आपको। तो एक तरह से हर कोई एक टेंशन में ही ये काम कर रहा है, मार्केट को किसी तरह से चलाने की कोशिश कर रहा है। इसमें बिल्डर एडवांस में ही जो पर स्क्वायर फीट का रेट है वो बढ़ा करके ले रहा है। वो उसको नहीं पता है, जो खरीदने वाला है उसको लगता है कि भाई बिल्डर अपनी जेब से दे रहा है। कोई जेब से नहीं देता। अगर आपसे कोई 20,000 रुपये फुट लिया है तो उसने ये सोच रखा था कि मैं 16,000 में बेचता अगर ये हमसे रिटर्न नहीं लेता तो, क्योंकि आपको रिटर्न देना है, नहीं तो आप भी नहीं खरीदोगे, आप क्यों पैसा लगाओगे, आपको हर महीने चाहिए पैसे। तो हर कोई ग्रीड के साइकिल में फंसा हुआ है, हर कोई। इसी वजह से मार्केट बीमार हो जा रहा है, क्योंकि वो सामान, वो अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहा है, उसको उसमें कुछ ना कुछ पैकेजिंग करनी है, उसमें कोई रिटर्न का स्कीम लगाना है और आपको उसको पैसे वापस देने हैं पर मंथ के हिसाब से, या कॉस्टिंग में एनपीवी कटवानी है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट का जो कॉमर्शियल मार्केट के अंदर में एक तो फंडिंग की प्रॉब्लम है बैंकों की, दूसरी रेगुलेशन की प्रॉब्लम है सरकार की तरफ से। वो ये प्रॉब्लम है कि सरकार कभी भी ये नहीं कहती कि कॉमर्शियल बिल्डिंग में ही आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो, और कहती भी है तो सिर्फ बातें करती है, 2-4 जगह रेट कर देती है, कोई ऑर्डर नोटिफिकेशन इशू करके कि हाँ ये हमने रूल बना दिया है, अब आप कोई एक्टिविटी कॉमर्शियल में ही करोगे, कॉमर्शियल की एक्टिविटी।
तो मतलब क्या है, अब डॉक्टर्स ने क्लिनिक खोल रखा है घरों में, किसी सीए ने अपनी फर्म खोल रखी है घरों में, एडवोकेट ने भी खोल रखी है घरों में। तो मतलब कि ये तो ऐसी बात होगी कि आप अपनी अर्निंग के लिए कॉमर्शियल एक्टिविटी घर में भी कर सकते हो। ऐसे क्या हालात बन रहे हैं कि घरों में ही लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप घरों के लिए टैक्स रिबेट दे रहे हो घर खरीदने के लिए, और दूसरे आप लोन सस्ता करके दे रहे हो। ऐसी कोई फैसिलिटी, कोई स्कीम आप कॉमर्शियल में नहीं देना चाहते। तो सरकार के तरफ से पॉलिसी मैटर्स में भी ये प्रॉब्लम है। मास्टर प्लान में अपने पूरा जोनिंग डिफाइड कर दिया है कि कॉमर्शियल ये, रेसिडेंशियल ये, लेकिन देखें तो 40% घरों में कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। तो ये कब बंद होगा ये तो पता नहीं है। सरकार सीरियस है ये भी पता नहीं है। अगर सीरियस होती तो इम्प्लीमेंटेशन होता, एक्शन होता। नहीं हो रहा तो इसका मतलब सीरियस नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको जो सुपर एरिया और जो कारपेट एरिया जो इशू बनता है, आपको 100% कारपेट एरिया का सुपर एरिया मिलता है। यानी कि सुपर एरिया पे ही आप कोई दुकान या ऑफिस खरीदते हैं, उस पे जो लोडिंग, जिसको हम लोडिंग कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि कारपेट एरिया कितना है या सुपर यानी कि कॉमन एरिया कितना है, तो कॉमन एरिया जितना ज़्यादा होगा उसकी उतनी लोडिंग हो जाएगी। और मैंने देखा है कि कॉमर्शियल रियल एस्टेट में आज पिछले कई वर्षों से ये ट्रेंड बना हुआ है कि कॉमर्शियल रियल एस्टेट में आप लोडिंग 50%, कहीं कहीं तो 60% तक कर देते हैं। यानी कि बिल्डर को ये अलाउ है। रेरा ने कानून बनाया था कि कारपेट एरिया घोषित करो, सिर्फ वो रेसिडेंशियल के लिए घोषित करो, कॉमर्शियल मतलब सौतेला व्यवहार करो उसके साथ। किसी बिल्डर पे शिकंजा कसो कि भाई कॉमर्शियल रियल एस्टेट वालों भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो अपना चाहे जैसे मर्जी टैक्स का पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टैक्स दे करके, तो उनको भी तो कुछ कवर करोगे। वो लोग बेचारे परेशान हैं, दुकान खोल करके भी और ना खोल के भी परेशान है कि नहीं खोला रहे तो उसको हर महीने 15,000 और 20,000 रुपये का बिल आए उसके घर पे मेंटेनेंस के नाम पे। चाहे दुकान में 1 रुपये किराया ना आए, चाहे ऑफिस का 1 रुपये किराया ना आए। तो ये कैसे, इसको रेगुलेट करने की जो अथॉरिटी बनी है वो क्या बनी है अथॉरिटी, उस अथॉरिटी के अंदर में लॉ में कोई मेंटेनेंस के ऊपर में कोई भी कवर नहीं है कि मेंटेनेंस की मनमानी को कैसे वो बंद करे, उसकी कंप्लेंट कैसे ले और उस पर क्या एक्शन ले। रेरा अथॉरिटी के पास ये नहीं है। आखिर प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में ही तो ये सब चीज़ें हैं, मेंटेनेंस भी तो रियल एस्टेट के लिए ही है। तो इसमें मेंटेनेंस को लेकर के कोई अथॉरिटी के पास कोई भी वो नहीं है, कानून नहीं है। तो कानून के अंदर में प्रोविजनिंग तो होनी चाहिए। आज सिस्टम इतना खराब हो गया है कि बिल्डर एक तरह से गार्जियन बन के बैठा हुआ है। आप उसके मेंटेनेंस एग्रीमेंट पढ़ लेंगे या उसके बिल्डर बायर एग्रीमेंट पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि हमने कितना बड़ा क्राइम कर दिया, अपने ही छाती पे खंजर मार लिया। उसमें वो ये लिख देता है कि कॉमन एरिया तो उसी का है, कॉमन एरिया पे कंट्रोल उसी का है, उस पर कोई भी एक्टिविटी करने के लिए उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे बिल्डिंग में 3-4 लिफ्ट लगा दिए, 5 लिफ्ट लगा दिए और उस पर आप पावर बैकअप दे दिए, 12 घंटा का ऑपरेशन हो गया, और क्या है आपके खर्चे, 5-6-10 सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए। आप उसके कंपैरिजन में जहाँ पे 5 रुपये फुट मेंटेनेंस 24 घंटा का हो रहा है, जिसमें रेसिडेंशियल रियल एस्टेट आता है, उसके कंपैरिजन में क्या आपका कॉमर्शियल बिल्डिंग में 20-22-25 रुपया स्क्वायर फीट मेंटेनेंस, हम मानते हैं कि उसमें आपने चिलर का प्रोविज़न कर दिया है, तो भी ज़्यादा है क्योंकि आपका कारपेट एरिया बहुत कम है।
आपका कॉमन एरिया का पता नहीं है कितना है, और कॉमन एरिया जब तक कोई अथॉरिटी डॉक्यूमेंटेड नहीं करती, जब आप लाइसेंस इशू करते हैं तो उस समय कॉमन एरिया पूछिए बिल्डर से, वो बताता नहीं, आप लेते नहीं। यानी कि दाल ही पूरा काला है। सिस्टम ऐसे चल रहा है कि आज के दिन में लोगों के पैसे इन्वेस्ट हो जाएं, वो पैसे जो उन्होंने रियल एस्टेट में लगाने थे उन्होंने कॉमर्शियल में लगा दिया, तो गलती कर दी। तो ये सारे पहलू ऐसे हैं। एक तो टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं है, तो ये सौतेला व्यवहार कमर्शियल रियल एस्टेट में ठीक नहीं है। रेगुलेशन को थोड़ा ठीक करना चाहिए। जो रेगुलेशन है वो पर्याप्त नहीं है, और जो इसके डार्क साइड हैं वो कई सारे हैं। एक तो बिल्डिंग में पार्किंग की उपलब्धता इतनी होनी चाहिए। पार्किंग ओनर्स का तो रिजर्व कर देते हैं, उसकी राइट्स को रिजर्व कर देते हैं, लेकिन जो कस्टमर्स उस मार्केट में आना चाहता है उसका एक्सेस नहीं देते, उससे चार्ज करते हैं पार्किंग के। तो वो फिर सदर बाज़ार ही जाएगा, वहाँ भीड़ बढ़ाएगा, या और कहीं जाएगा जो लोकल मार्केट होते हैं, जहाँ गाड़ी रोड पे खड़ी करके भी दुकानों में सामान खरीदा जा सकता है। तो क्या चाहते हैं कि बाज़ार को इसी तरह से मिसमैच बिल्कुल ही परेशान करके ही इसको चलाया जाए। यहाँ दुकानदार परेशान, टेनेंट परेशान, ओनर परेशान, सब परेशान रहें। तो इसमें सुधार करने की बहुत गुंजाइश है इस समय। और मैं अथॉरिटी से भी अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, रियल एस्टेट को एक होमोजिनस इन्वायरमेंट में लाइए। इसकी जो इकोसिस्टम है उसको ठीक कीजिए। ये रेसिडेंशियल से कमर्शियल, कमर्शियल से रेसिडेंशियल, ये सब एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और सब में जान फूकिए, सबको एक तरह से स्ट्रेंथ दीजिए। एक को ज़्यादा ताकत दे देंगे, दूसरे को बिल्कुल कमज़ोर कर देंगे, तो फिर कैसे चलेगा? इतनी सारी बिल्डिंग कैसे चलेंगी? फिर लोग तो घरों में काम करेंगे क्योंकि उनको किराया महंगा मिलेगा, उनको मेंटेनेंस ज़्यादा पड़ेगा, तो घर से ही ऑनलाइन शॉपिंग करवाएंगे लोगों को। तो सिस्टम बहुत सारा चेंज हुआ है, नेगेटिव हुआ है कॉमर्शियल रियल एस्टेट के लिए, और रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के फेवर में गया है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बिल्कुल कॉमर्शियल रियल एस्टेट को अबंडन करना। उसमें जो चीज़ें सुधार करने की ज़रूरत है जिससे कि वो भी चले, उसमें भी बिल्डर को ये अलाउ करिए कि वो कोई भी वहाँ पे जो मेंटेनेंस करता है उसको ऑडिट करे। उसकी ऑडिट की रिपोर्ट जो उस बिल्डिंग का जो RWA है, जो फंक्शनिंग वेलफेयर एसोसिएशन है, उसको सौंपे, उसको थोड़ा मजबूत कीजिए, ताकि वो डेमोक्रेटिक बॉडी है, उसमें उस दुकान के जितने भी या उस बिल्डिंग के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो उस बिल्डिंग में उसको यूज करते हैं, वो ज़्यादा भला कर पाएंगे या वो भला कर पाएंगे जो थोपे गए हैं बाहर से बिल्डर के द्वारा। और वो तो एक साम्राज्य की तरह इसको ट्रीट करते हैं, जैसे उनकी वो कोई जागीर हो गई है, हमेशा के लिए एक तरह से इनकम का सोर्स बन गया है उनके लिए। बिल्डिंग बना दी, ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस भी हम ही करेंगे, और मेंटेनेंस भी हम ही फिक्स करेंगे, रेट का भी। तो क्या फिर तो कहीं भी आपने स्कोप ही नहीं छोड़ा, फिर तो गुलाम ही बना के छोड़ोगे आप। जिसने, जो ओनर हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका ज़्यादा उसमें से होना चाहिए, उसके एसोसिएशन का ज़्यादा से होना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी निगरानी ज़्यादा होनी चाहिए, और ये सब कुछ उसके निगरानी में होनी चाहिए। तभी तो कमर्शियल रियल एस्टेट चलेगा। क्योंकि मनमाना मेंटेनेंस वसूलना ही तो एक उपाय नहीं है ना, या वही एक तरीका है कि एक तरह से मनमाना हम मेंटेनेंस करें। उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। उसमें उस बॉडी में एक तो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ओनर्स की भी, तब वो बॉडी डिसाइड करेगा कि रेट क्या होगा, फिर वो रेट के हिसाब से वो चले। वो 10-15% प्रॉफिट कमाएं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल वेलफेयर वो भी करेंगे। उनका भी हक है कि वो अगर मेहनत कर रहे हैं, बिल्डिंग पे ध्यान दे रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो उनका भी हक है। लेकिन वो क्या वाकई में वो 15% ही कमाते हैं?
ये सब पे जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कॉमर्शियल रियल एस्टेट को भी फ्लरिश करने में सहयोग देना चाहिए प्रशासन को और इवन सरकार को। इसको पॉजिटिव बना कर चलाना चाहिए, तभी ये चलेगा। धन्यवाद। मैं आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको बहुत ही विस्तार से इस पहलू पे प्रकाश डालूंगा। तब तक के लिए आपको विदा कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारी वीडियो को आप देखते रहिए और हमें हिम्मत देते रहिए। हम नए नए वीडियो में नई नई बातें करते रहेंगे, रियल एस्टेट की वो जानकारियाँ देते रहेंगे जो बहुत कम लोग देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।